हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मूवीज डिस्क्राइबर चैनल पे। आज हम लोग 71 इनटू द फायर इस फिल्म के बारे में बात करेंगे। ये एक साउथ कोरियन मूवी है। इस फिल्म की कहानी आधारित है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में हो रहे युद्ध के ऊपर, जो 1950 के दौर में हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होते ही हम युद्ध देखते हैं और वहाँ घायल और दुश्मन को मारने के लिए बेताबी से गोली बारूद चलाने वाले सैनिकों को देखते हैं। और तभी नॉर्थ कोरिया के कमांडर को भी हम देखते हैं, जो दूर से ही नजर रख रहा है और जिसका नाम है कमांडर पार्क मू रैंग। परिस्थिति का जायजा लेने के बाद बड़े बड़े टैंक्स लेकर अपने सैनिकों की मदद करने के लिए वो पहुंच जाता है। और इधर साउथ कोरिया की हालत बहुत बुरी है, इनके सैनिकों को मदद की जरूरत है। और इसी बीच हमें एक साउथ कोरिया का डरा सहमा सिपाही भी दिखता है, जिसका नाम है ओजोंग। ओजोंग के सामने ही उसी के साथी सैनिक पे दुश्मन सैनिक हमला करता है और राइफल में लगे चाकू उसके पेट में घुसा देता है। ओजोंग अपनी राइफल से उसको शूट करने की कोशिश करता है और उसके थरथरारे हाथों से जब ट्रिगर दबता है तब गोली बाहर नहीं निकलती, क्योंकि राइफल में गोली ही नहीं थी। फिर उसी अपने थरथराते हाथों से राइफल में गोली डालने की कोशिश करता है। तब तक दूसरा सैनिक आकर उस दुश्मन सैनिक को शूट कर देता है और ओजोंग की गोली हाथ में ही रह जाती है। फिर कमांडर पार्क अपने टैंक और भारी तादाद में सैनिकों को लेकर साउथ कोरिया पे अटैक करता है और मजबूरी में साउथ कोरियंस को पीछे हटना पड़ता है। जितने भी जिंदा बचे सैनिक हैं सब ट्रक में बैठकर अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और नॉर्थ कोरिया उस शहर पर अपना कब्जा कर लेती है। फिर कमांडर पार्क को ऊपर से ऑर्डर्स मिलते हैं कि मैकडोंग रिवर पे चल रहे युद्ध पे इन्हें अपने सैनिकों की जाकर मदद करनी है। लेकिन कमांडर पार्क डिसाइड करता है कि वो यहाँ से सीधा पोहांग जाएगा, क्योंकि कमांडर पार्क को सिर्फ एक ऑर्डर याद है, जो कि है अगस्त 15 से पहले इस युद्ध को खत्म करना है और बुसान पे कब्जा करना है, जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है। और इधर साउथ कोरियंस को भी अंदाजा हो जाता है कि पोहांग पे हमला हो सकता है, इसीलिए पोहांग तक पहुंचने वाले ब्रिज को उड़ा दिया जाता है ताकि दुश्मन आसानी से पोहांग तक ना पहुंच सके। और इधर पोहांग में ओजून अपने साथियों को मरते हुए देख रहा है और वो गोली उसने जो राइफल में डाल के दुश्मन को उड़ाने के लिए निकाली थी वो अभी भी उसी के हाथ में है। ओजुंग को भी चोट लगी है। वहाँ की एक नर्स उसका इलाज करती है, पर ओजुंग के मन और दिल पे लगे घाव कभी नहीं भर सकते। साउथ कोरियंस का कमांडर अंगसुक अपने सुप्रीम कमांडर से आकर जवाब मांगता है कि आपने हमारी मदद क्यों नहीं की, हमारी मदद के लिए कोई भी ट्रूप्स क्यों नहीं भेजे, हमें वहाँ मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। तो सुप्रीम कमांडर कहता है कि हमारे पास आपके लिए भेजने के लिए कोई भी ट्रूप्स है ही नहीं, हमारे पास सोल्जर्स कम पड़ रहे हैं और अभी हमारे पास जितने भी सैनिक और ट्रूप्स बचे हैं हम सबको लेकर नेकडोंग रिवर पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ चल रहे युद्ध में हमारे सैनिकों की मदद करना बहुत जरूरी है। अगर नेकडोंग रिवर पे चल रहे युद्ध में हम हार जाते हैं तो हम अपना सब कुछ खो देंगे, हम अपना देश खो देंगे, इसीलिए हमें नेकडोंग को बचाना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पोहांग को कौन प्रोटेक्ट करे, फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल उनके आगे है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि 2 ट्रक्स में कुछ लड़के वहाँ पहुँचते हैं, कुछ टीनेजर्स हैं और कुछ ठीक हैं, पर वे सब लगभग बच्चे हैं और साउथ कोरिया के गांव से उन्हें लाया गया है स्टूडेंट सोल्जर बनने के लिए, उन्हें सोल्जर की ट्रेनिंग देने के लिए। इधर ओजुंग युद्ध में उसने जो भी देखा वो भूल नहीं पा रहा है। तभी एक और गाड़ी से 3 और लड़के वहां पहुंच जाते हैं, जो कि गुंडे हैं और बदमाशियां करते हैं, पर वो स्टूडेंट सोल्जर बनना चाहते हैं क्योंकि उनके माता पिता को दुश्मनों ने मार दिया है और ये तीनों भी उस चीज का बदला लेना चाहते हैं। कमांडर कांगसूक उनको स्टूडेंट सोल्जर बनने की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास स्टूडेंट्स और सोल्जर भी कम ही हैं। फिर कमांडर कांगसूक सभी नए लड़कों से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप सब अब स्टूडेंट सोल्जर हो और हम सब यहाँ से युद्ध भूमि में जा रहे हैं, लेकिन इस जगह को भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो आप सब मतलब कि टोटल 71 सोल्जर को ये जगह प्रोटेक्ट करनी है और इसके लिए आपका लीडर होगा ओजुंग। तभी एक लड़का पूछता है वो लीडर क्यों होगा, हम किसी को वोट करके चुन नहीं सकते क्या। तो कमांडर कहते हैं क्योंकि ओजुंग को वॉर का एक्सपीरियंस है इसीलिए वो लीडर होगा। तो उनमें से एक और लड़का पूछता है कि अगर दुश्मन यहाँ तक पहुँच गया और उन्होंने हम पे हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो दूसरा लड़का कहता है कि हम उन्हें मारेंगे और क्या करेंगे। तब एक तीसरा लड़का कहता है कि अरे पागल, हमें तो राइफल ही चलाने नहीं आती, तो हम उन्हें कैसे मारेंगे। तो फिर से दूसरा लड़का कहता है हम सीख लेंगे राइफल चलाना। और सभी स्टूडेंट सोल्जर्स को एक एक राइफल और 250 बुलेट्स दी जाती है। तो इस तरीके से पोहांग जैसी इम्पोर्टेंट जगह को सारे सैनिक इन 71 बच्चों के हाथों में सौंप के नेकडोंग पे चल रहे युद्ध में हिस्सा लेने चले जाते हैं अपने देश को बचाने के लिए।
पर जाते समय कमांडर ओजुंग पे भरोसा करते हैं और उसे आत्मविश्वास दिलाते हैं कि तुम ये कर सकते हो। और इधर नॉर्थ कोरिया एक बड़ी सैनिक टुकड़ी लेकर कमांडर पार्क ठीक पोहांग की तरफ आगे बढ़ रहा है और वो तबाह हो चुके ब्रिज तक पहुंच चुका है। और पार्क डिसाइड करता है कि सारे सैनिक कम से कम गोली बारूद के साथ नदी तैरकर पार करेंगे और कुछ सैनिक उनके टैंक्स और बाकी हथियार को लेकर पहाड़ से घूमकर आगे बढ़ेंगे। और इधर पोहांग में सारे स्टूडेंट सोल्जर्स चॉकलेट्स खा रहे हैं। और जब ओजुंग उनको ऑर्डर देता है तो वो तीनों लड़के जो गुंडे हैं और दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं, उनमें से एक लड़का जिसका नाम कैप्जो है, जो कि सबसे ज्यादा बदमाश है, वो ओजुंग के साथ झगड़ा करने लगता है। फिर ओजुंग कुछ स्टूडेंट सोल्जर्स को मरे हुए सोल्जर्स को दफनाने का काम देता है, पर वो लोग देख भी नहीं पाते इन सैनिकों की बॉडी की तरफ और उल्टी करने लगते हैं। फिर ओजुंग उन सबको राइफल चलाना सिखाता है। वहाँ पे भी कैप्जो बदतमीजी करता है। फिर कैप्जो और उसके दोस्त जहाँ पर अनाज रखा हुआ है उस कमरे में जाकर बैठते हैं। वहाँ उन्हें कुछ ग्रेनेड्स मिलते हैं और वो उन ग्रेनेड्स के साथ खेलने लगते हैं और खेलते खेलते ग्रेनेड की पिन निकाल देते हैं। लेकिन उन्हें मालूम था कि अब ये बम फटेगा, तो वो तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब उनके पास खाने के लिए कोई भी अनाज नहीं बचा। सारा अनाज बम के धमाके में तबाह हो गया है। फिर रात हो जाती है और रात के अंधेरे में भी कमांडर पार्क का यूनिट आगे बढ़ रहा है। और इधर ओजुंग अपनी माँ को याद करता है और उसके लिए कुछ लिखता है। और बाकी स्टूडेंट सोल्जर्स मस्ती मजाक कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं। और फिर वहाँ पर आकर ओजुंग उन्हें सोने के लिए कहता है। लेकिन आधे स्टूडेंट्स नाइट ड्यूटी पर हैं और वो बाहर पहरा दे रहे हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ हलचल दिखाई देती है और वो ओजुंग को बुलाते हैं। शुरू में तो वो कंफ्यूज होते हैं कि ये उनके सोल्जर हैं या फिर दुश्मन सैनिक के, पर वो पास आने के बाद कंफर्म होता है कि ये दुश्मन सैनिक हैं, पर उनकी तादाद बहुत कम है। और ये सारे स्टूडेंट्स उन पे गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते सारे दुश्मन सैनिक ढेर हो जाते हैं। और खुशी की बात ये होती है कि इनमें से कोई भी घायल नहीं होता है। फिर वो सब सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं या नहीं ये कंफर्म करने के लिए जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक घायल दुश्मन सैनिक पड़ा था। बड़ी हिम्मत दिखाकर ओजुंग उसे मार पाता है, लेकिन वो दुश्मन सैनिक मरते समय अपनी माँ को याद कर रहा था। और ये पहली बार था जब ओजुंग ने किसी दुश्मन सैनिक को मारा था। ओजुंग अपनी माँ को लिखता है कि आज मैंने एक नॉर्थ कोरियन सैनिक को मारा। मुझे लगा था कि दुश्मन सैनिक मतलब सिंहों वाला राक्षस होते हैं, पर मैं गलत था। वो भी हमारे जैसे ही इंसान होते हैं। उनकी भी माँ बिल्कुल हमारी तरह होती है और वो अपनी माँ को याद करके रोते भी हैं। मुझे डर भी लगता है, आपकी याद भी आ रही है, पर एज ए लीडर जिम्मेदारी भी उठानी है। शायद और बाकी सारे स्टूडेंट्स के भी यही मिक्स इमोशन हो इस समय। और फिर बाद में कुछ स्टूडेंट सोल्जर्स सोने के लिए जाते हैं, पर कोई भी सो नहीं पा रहा है। अब उन्हें पता चल गया है कि वो सैनिक हैं और युद्ध में हैं। अगले दिन ओजुंग कुछ स्टूडेंट्स को लेकर जंगल में जाता है दुश्मन सैनिकों का ठिकाना पता करने के लिए। लेकिन वापस लौटते समय नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स उन पर हमला करते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर बहुत कम ही संख्या में हैं, तो कुछ गोलियां चलाकर वहां से भाग जाते हैं। कैप्जो का दोस्त वहीं पे एक गोली का निशाना बन जाता है और कैप्जो राइफल लेकर उन दुश्मनों के पीछे भागने लगता है। कैप्जो के पीछे ओजुंग भी भागने लगता है और ओजुंग के पीछे सारे स्टूडेंट सोल्जर्स भागने लगते हैं। इस गोलीबारी में बहुत सारे स्टूडेंट सोल्जर्स भी घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन फिर से सारे दुश्मनों को खत्म करने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं। फिर भी आखिरी सैनिक का पीछा करते हुए कैप्जो और ओजुंग बहुत दूर तक चले जाते हैं और वहाँ उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिलता है जो राइफल तान के खड़ा होता है। कैप्जो उसे भी मार देता है और दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। इस बार इनके 16 स्टूडेंट सोल्जर्स मरे हैं और 5 घायल हो चुके हैं, लेकिन एक गुम हो गया है जिसको दुश्मन सैनिक उठाकर ले जाते हैं। फिर ओजुंग उनके कमांडर कांगसुक को कांटेक्ट करता है और यहाँ पे घटी पूरी घटना की जानकारी के बारे में बताता है। और कमांडर ओजुंग को कहता है कि डटे रहो, मैं सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर वहाँ पे आ जाऊंगा और मेरे आने तक तुम्हें डटे रहना है। पर इनके पास ऑलरेडी सैनिकों की बहुत कमी है। नेकडोन रिवर पे घमासान युद्ध चल रहा है और इस बात की जानकारी ओजुंग को बहुत ही अच्छे से है। फिर कमांडर कांगसुक अपने सुप्रीम कमांडर से बैकअप ट्रूप्स के बारे में बात करता है, लेकिन इनके पास कोई भी बैकअप ट्रूप्स नहीं है। इधर कमांडर पार्क के लोग जिस स्टूडेंट सोल्जर को उठाकर लेकर आए थे उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन इसे कोई भी खास जानकारी नहीं है। इसीलिए कमांडर पार्क उस स्टूडेंट सोल्जर को लेकर पोहांग स्कूल में पहुंच जाता है जहां पे बाकी के स्टूडेंट सोल्जर्स हैं। और पार्क सभी स्टूडेंट सोल्जर से कहता है कि सिर्फ 2 घंटे में हम यहाँ पे अटैक करेंगे, आप सबको मारकर इस जगह पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन आपका झंडा उतार कर यहाँ पे ये सफेद झंडा अगर आप लहराते हैं और हमारे साथ समझौता कर लेते हैं तो हम आपको जिंदा
जाने देंगे। तो ओजुंग कहता है कि ठीक है, आप 2 घंटे के बाद वापस आओ। तो कमांडर पार्क वहां से चला जाता है। इधर कमांडर कुमसुक अपने सुप्रीम कमांडर से सिर्फ 10 सैनिकों की मांग करता है, जिसको लेकर वो पोहांग को बचाने जाएगा, लेकिन उनके पास तो एक भी सोल्जर नहीं है। इसीलिए वो दोनों यूएस आर्मी के कमांडर के पास जाते हैं और उनसे 10 सैनिकों की मांग करते हैं, पर उनके पास भी एक भी सैनिक नहीं है जो इनको वो दे सके। लेकिन यूएस आर्मी कमांडर कुमसुक को कुछ बहुत ही आधुनिक हथियार देते हैं, जो दुश्मन के सैनिकों की टुकड़ियां, उनके टैंक और उनके सारे हथियार बहुत दूर से ही तबाह कर सकता है। और इधर स्कूल में कैप जो जिस स्टूडेंट को कमांडर पार्क छोड़कर गया है, उस स्टूडेंट को बहुत मारता है क्योंकि वो उसे कायर समझता है। और फिर कैप जो ओजुंग से भी लड़ाई करने लगता है और दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और दोनों को चोट लग जाती है। और लड़ाई खत्म होने के बाद कैप जो वहां से अपने एक दोस्त के साथ चला जाता है। और इधर कमांडर कुमसुक अपने नई हथियार लेकर पोहांग के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन पोहांग वहां से बहुत दूर है, इसीलिए उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और कमांडर पार्क सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी से स्कूल पे नजर रखे हुए है कि कब स्टूडेंट सफेद झंडा लहराएंगे। अगर 2 घंटे तक ऐसा नहीं हुआ तो कमांडर पार्क स्कूल पे हमला कर देगा। और इधर ओजुंग आखिरी बार अपनी माँ को याद करता है, क्योंकि अभी 2 घंटे पूरे होने के बाद जो जंग यहाँ पे शुरू होने वाली है उसमें ओजुंग शायद जिंदा ना बचे। और सारे स्टूडेंट सोल्जर्स को युद्ध की तैयारी के ऑर्डर्स देता है। सारे स्टूडेंट्स दुश्मन से लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। सारे स्टूडेंट सोल्जर्स दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने अलग अलग पैंतरे तैयार करने लगते हैं, जिसकी मदद से दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोका जा सके और दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को मारा जा सके, लेकिन सेम टाइम पे खुद को भी ज्यादा से ज्यादा देर तक दुश्मनों की गोली से बचा के रखना है। और इस तरह से आखिरकार तन और मन से ये सारे स्टूडेंट सोल्जर्स दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। और इधर केप जो को जंगल में दुश्मनों का एक ट्रक दिखाई देता है जो फंसा हुआ है, और उसे निकालने में केप जो उनकी मदद करता है। इधर स्कूल में ओजुंग कमांडर पार्क की सेना रेंज में आने के बाद एक फायर करने के लिए कहता है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि ये रॉकेट कैसे चलाना है। इसीलिए वो स्टूडेंट्स कमांडर कोंगसुक को कॉल करके पूछते, तो कमांडर कोंगसुक उसे किक मारो कहते हैं। फिर एक सोल्जर किक मारता है तो रॉकेट सीधा ऊपर जाता है और स्कूल के गेट के पास ही गिर जाता है। इस धमाके से कमांडर पार्क सावधान हो जाता है और वहीं पे रुक जाता है। और तभी वहां एक दूसरा रॉकेट आकर गिरता है और इस बार धमाका बिल्कुल सही जगह पर होता है। और फिर ओजुंग एक के बाद एक धमाके बरसाता है कमांडर पार्क की पूरी सेना पर। और कमांडर पार्क गुस्से में आकर उसकी पूरी सेना को एक साथ स्कूल में हमला करने के लिए कहता है। बहुत सारी तादाद में पार्क के सैनिक स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इधर स्कूल में सारे स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से मुकाबले के लिए और दुश्मन को मारने के लिए तैयार हैं। पार्क के सैनिक स्कूल कंपाउंड के अंदर दाखिल हो जाते हैं और ओजुंग के इशारे पे स्टूडेंट्स रस्सी खींचते ही एक साथ ग्रेनेड्स के कई सारे धमाके हो जाते हैं और कमांडर पार्क के कुछ सैनिक ढेर हो जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स दुश्मन पर गोलियां बरसाना शुरू करते हैं। कमांडर पार्क के कुछ और सैनिक ढेर हो जाते हैं। इधर कमांडर कांगसुक तेजी से फुहांग की तरफ जा रहा है। अभी तक सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे थे और कई सारे दुश्मन सैनिकों को ठिकाने लगा चुके थे, लेकिन अब दुश्मन का टैंक स्कूल में पहुंच गया है और इसके साथ मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। और इसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स ने भी दुश्मन की गोली खाकर अपनी सांसें रोक दी है, पर बाकी स्टूडेंट्स पूरी जान लगाकर दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं। और एक मोटे से स्टूडेंट ने ग्रेनेड फेंक कर दुश्मन के टैंक को उड़ा दिया है, पर वहां पे और भी टैंक्स मौजूद हैं जो वहां पे अपना काम बखूबी कर रहे हैं। उनमें से एक और स्टूडेंट बम लेकर टैंक में घुस जाता है और अपने साथ साथ टैंक को भी उड़ा देता है। अब ओजुंग बाहर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर स्कूल के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी उनकी राइफल को रिलोड करने की नौबत आती और सामने सैकड़ों की तादाद में दुश्मन सैनिक हैं। तभी उसी समय पे कैप जो दुश्मन के पीछे की तरफ से आता है और दुश्मन का ही ट्रक लेकर आता है। ये वही ट्रक है जिसको निकालने में कैप जो ने मदद की थी और इस बार कैप जो मशीन गन से सैकड़ों दुश्मनों को मारने में कामयाब होता है और ओजुंग और बाकी स्टूडेंट्स को बचाता है। ट्रक से कैप जो नीचे उतरता है और तभी उसके पैर में दुश्मन की एक गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो बाकी स्टूडेंट्स के पास जाकर दुश्मनों को मारने के लिए तैयार हो जाता है और दुश्मन के ट्रक में जो भी आधुनिक हथियार है उसे निकाल कर इस्तेमाल करने के लिए कहता है और सारे स्टूडेंट्स ऐसा करने लगते हैं। लेकिन दुश्मन के पास टैंक्स की कोई भी कमी नहीं है, उनके और भी टैंक्स स्कूल कंपाउंड में दाखिल हो रहे हैं
अब सारे स्टूडेंट्स हथियार लेकर स्कूल में चले गए हैं, पर टैंक से स्कूल की दीवार पर हमला हो रहा है और स्कूल तेजी से तबाह हो रहा है और स्टूडेंट्स भी। एक और स्टूडेंट की कुर्बानी के साथ दुश्मन का एक और टैंक तबाह हो जाता है। कमांडर कांगसुक को फुहांग पहुंचने के लिए अभी भी काफी देर है। इधर ओजुंग और केपजो अब मिलकर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। स्कूल काफी हद तक तबाह हो चुका है। स्कूल के अंदर कमांडर पार्क दाखिल हो चुका है और क्लासरूम के अंदर उसके सैनिक। पर अभी भी ओजुंग और केपजो के हौसले बुलंद है और उनकी राइफल सैकड़ों दुश्मनों को ढेर कर रही है। अब वो दोनों स्कूल के छत पर पहुंच गए हैं और केपजो ऊपर आने वाले सैनिकों को मार रहा है और ओजुंग नीचे स्कूल में घुसने वालों को। पर छत पर भी टैंक से हमला हो सकता है और इस धमाके में भी ये दोनों बच जाते हैं, क्योंकि अभी इनका काम अधूरा है। ये दोनों फिर से उठ के ये दोनों हाथ में राइफल लेके सोल्जर होने का फर्ज निभाना शुरू करते हैं। ये दोनों, एक ओजोंग है और एक केपजो है, जो सौ को फिर से मारने लगते हैं। और अब तक कमांडर कांगसुक भी पहुंच गए हैं और स्कूल और दुश्मनों को देख सकते हैं। कांगसुक दूर से ही निशाना लगाते हैं और दुश्मन के सारे टैंक्स को उड़ा देते हैं। अब कमांडर पार्क भी बिल्डिंग में घुस गया है और घायल स्टूडेंट्स को मार रहा है और ओजुंग और केपजो को ढूंढ रहा है। दुश्मन के सारे टैंक्स को तबाह करने के बाद कमांडर कांगसुक भी स्कूल में दाखिल हो गए हैं और अब तक दुश्मन सैनिकों की तादाद भी कुछ खास नहीं बची है। ऊपर अभी भी केपजो और ओजुंग दुश्मनों को मार रहे हैं, जबकि दोनों ने दुश्मन की गोलियों का सामना किया है। लेकिन इन दोनों स्टूडेंट्स का हौसला अभी भी बुलंद है। ढेर पड़ा हुआ है मरे हुए दुश्मनों का, फिर भी इनके शरीर में जान और हाथों में बंदूक है। पर अब पीछे से कमांडर पार्क आ गया है और केपजो की जान भी और हाथों से बंदूक भी निकल गई है। केपजो वीर गति को प्राप्त कर चुका है और अपने देश के लिए पागलों की तरह लड़कर शहीद हो चुका है और अब सिर्फ ओजुंग बचा है। उसके शरीर ने भी जवाब दे दिया है, लेकिन जज्बा अभी भी बाकी है। और इससे पहले कि कमांडर पार्क उस पे गोली चलाए, ओजुंग पार्क के ठीक सीने पे गोली चलाता है और खुद जमीन पर गिर पड़ता है। कमांडर पार्क फिर से ओजुंग पे बंदूक तानता है, लेकिन वो ओजुंग पे गोली चलाए इससे पहले उस पे गोली चल जाती है, जो कि कमांडर कांगसुक के राइफल से निकली हुई है। और फिर कमांडर पार्क वहीं पे ढेर हो जाता है और कमांडर कांगसुक ओजुंग को अपनी बाहों में लेकर रो पड़ता है। जिस बच्चे ने कभी चींटी तक न मारी हो, आज उस बच्चे ने सैकड़ों दुश्मनों को मारकर और अपनी जान देकर अपने देश की जमीन को बचाया है। ये महान काम करने वाले वो 71 नादान बच्चे थे, जिनको न राइफल चलानी आती थी, न युद्ध का मतलब समझते थे। आज वो सारे 71 स्टूडेंट सोल्जर्स साउथ कोरिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं और इनके बहादुरी के किस्से से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को सुनाई जाएंगी और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।